आज भी हम चर्चा करेंगे विधानसभा सीटों की, उनके मिजाज को टटोलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं। रंजन जी, आज शुरुआत करते हैं हम रोसड़ा विधानसभा से। रोसड़ा जिस पर बीजेपी का कब्जा है और ये सीट समस्तीपुर में है। वीरेंद्र कुमार फिलहाल यहां इस सीट पर काबिज हैं, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है, इस सीट के रिकॉर्ड्स को देखें तो स्कैन करने पर क्या नजर आता है? देखिए, जब रोसड़ा विधानसभा सीट को हम स्कैन करते हैं तो जो पहली चीज दिखती है कि ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, लेकिन फिर जब इसे आप डीप स्कैन करेंगे तो ये भी दिखता है कि ये हमेशा जो है अनुसूचित जाति आरक्षित ही नहीं रही है, पहले ये सामान्य सीट थी। लेकिन जब यहाँ पर आप बात करती हैं कि कौन सी विचारधारा प्रिवेल करती हुए दिखती हैं, तो समाजवादी सोच जो है वो आपको यहाँ पर प्रिवेल करती हुई दिखेंगी। समाजवादी विचारधारा यहाँ पर प्रवाहित होती रही हैं और आप देखिएगा कि 9 बार जो है वो समाजवादी सोच को यहाँ पर जीत मिली है। रोसड़ा बूढ़ी गंडक के तट पर है और पूरे देश के साथ इसकी कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी है। रोसड़ा के जो बेरहा की होली जो है वो प्रसिद्ध है। गांव को सजाया जाता है, ब्रज की तरह यहाँ होली खेली जाती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसे बिहार का वृंदावन भी कहा है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक द्वंद्व किस तरह का हुआ है, अगर पिछले कुछ चुनावों को हम देखें तो ये दिखता है कि यहाँ अक्सर ट्रायंगुलर फाइट होते हुए दिखी है। कुल 18 चुनाव जो है यहाँ पर हो चुके हैं 1952 से, जिसमें कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है, बीजेपी 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुई है, तो आरजेडी, जनता दल, लोक दल को भी 2-2 बार जो है सफलता मिली है। समता पार्टी, भारतीय जनसंघ, पीएसपी मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी एक-एक अवसरों पर यहां चुनाव जीतने में सफल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी 1 बार जीते हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें कि सर्वाधिक बार रोसड़ा की सीट एक विधानसभा के रूप में किसने जीती है, तो गजेंद्र प्रसाद सिंह ने जीती है। उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 5 बार किया है। देखिए, रोसड़ा नाम से पहले लोकसभा क्षेत्र भी था और इसी के नाम से था, लेकिन 2008 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद रोसड़ा विधानसभा सीट को जो है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। तो नए परिसीमन के बाद यह बदलाव देखने को मिला और नए परिसीमन के बाद यह बदलाव देखने को भी मिला कि रोसड़ा में जो है कमल खिला। कमल पहली बार खिला 2010 में। तो देखिए, अगर हम आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो 2010 में बीजेपी के टिकट पर जो है मंजू हजारी वो प्रत्याशी थी और उनके सामने पीतांबर पासवान जो है वो उम्मीदवार थे आरजेडी से। सरिता देवी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। यहां पर मंजू हजारी को आया 57,930 वोट, मतलब कि 45.3% वोट। पीतांबर पासवान जो आरजेडी के थे उनको 45,811 वोट, मतलब कि 35.82% वोट। सरिता देवी कांग्रेस प्रत्याशी को जो है 13,914 वोट आए, मतलब 10.88% वोट और इस ट्रायंगुलर फाइट में जीत मिली मंजू हजारी को। बीजेपी का कमल पहली बार जो है रोसड़ा में खिला था। 12,119 वोटों से यहां पर मंजू हजारी चुनाव जीतती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कांग्रेस जो तीसरे स्थान पर थी उसे कितने वोट आए, 13,914 वोट। अगर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन उस वक्त हुआ होता तो शायद इस सीट का परिणाम बदल सकता था, क्योंकि जीत का मार्जिन 12,119 वोट का ही था। खैर, 2015 में आते हैं। बिहार की राजनीति ने करवट लिया था और एक नया महागठबंधन जो है वो बना था, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस 3 प्रमुख दल जो है वो शामिल थे। एनडीए से बीजेपी ने ही यहां पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और यहां पर मंजू हजारी को ही, जो कि सिटिंग विधायक थी, उनको एक बार फिर से चुनावी टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। उन्होंने 51,145 वोट लाए, मतलब कि 31.46%। और उनके सामने थे डॉक्टर अशोक कुमार जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको आए 85,506 वोट। तो जो महागठबंधन का लाभ मिलना था आरजेडी और जेडीयू के साथ जुटने से जो है राजनीतिक समीकरण एक नया
बना था और उसमें जो है वोटों का एक्यूमुलेशन होता है, वोट एक जगह एकत्रित होते हैं और डॉक्टर अशोक कुमार को 85,506 मतलब 52.59% वोट आते हैं। तो एक बार जब आप 50% का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं तो फिर जीत आपकी तय होती है। हालांकि सीपीआई से इंदल पासवान थे जिनको 9,543 वोट आए मतलब 5.87% वोट। तो डॉक्टर अशोक कुमार जो है वो 34,361 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 का चुनाव आता है, राजनीति फिर बदल चुकी थी, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में था, तो यहां पर जो है बीजेपी ने ही अपना प्रत्याशी दिया। वीरेंद्र कुमार जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, उनके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया नागेंद्र कुमार विकल को, जबकि डॉक्टर अशोक कुमार जो सिटिंग विधायक थे वो कुशेश्वर स्थान से लड़ने चले गए। एलजेपी ने जो है यहां कृष्ण राज को चुनावी मैदान में उतारा, प्रिंस राज के बड़े भाई वो यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं और एक जो है ट्रायंगुलर फाइट फिर से देखने को मिलती है। आमतौर पर हमने देखा कि जहां पर जेडीयू रहा करता था वहीं एलजेपी ने 2020 में प्रत्याशी दिए थे, लेकिन रोसड़ा उन कुछ गिने चुने सीटों में है जहां बीजेपी कैंडिडेट होने के बाद भी एलजेपी के प्रत्याशी थे। यहां पर वीरेंद्र कुमार को आए 87,163 वोट मतलब कि 47.9% वोट। नागेंद्र कुमार विकल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको आए 51,419 वोट मतलब कि 28.31% वोट और कृष्ण राज को आए 22,995 वोट मतलब कि 12.6% वोट। तो यहां पर जो जीत मिली वो वीरेंद्र कुमार को मिली 35,744 वोटों की। तो एक बड़ी जीत और विशाल जीत आप कह लीजिए। तो क्या यहाँ समीकरण ऐसे हैं रंजन जी की फेवर करते हैं कमल खिलाने को लेकर, या ऐसा कुछ हो सकता है कि समीकरण बदलते भी रहें? देखिए यहां पर अगर आप देखें तो लगभग सारे दलों को सफलता मिली है, तो समय के साथ समीकरण बदलते हैं। लेकिन इस बार अगर चिराग पासवान और बीजेपी एक साथ होकर यहां चुनाव लड़ते हैं तो यहां पर पासवान वोटर्स की संख्या भी अच्छी है। आपने देखा कि एलजेपी से कृष्ण राज जो लड़े थे तो उनको भी 12.5% से ज्यादा वोट आए, 22,995 मतलब 23,000 वोट लेकर वो भी आए। तो इस बार तो समीकरण और थोड़ा जो है बीजेपी का मजबूत हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि यहां पर जो आपको रालोसपा है, आपको पशुपति पारस की पार्टी जो है उनसे कोई प्रत्याशी यहां पर क्या महागठबंधन में यह सीट उनको दी जा सकती है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि जो एक महागठबंधन में एक बातचीत जो बाहर निकलकर छनकर आती है उसके अनुसार अगर 15,000 से ज्यादा की लीड है तो या तो कैंडिडेट बदले जाएंगे या पार्टी बदली जाएगी। तो हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है इस सीट के लिए दावा करे कि इस सीट को आप हमें दे दीजिए, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था। हालांकि अगर आप देखें तो यहां पर आरजेडी भी जो है अपनी नजर बनाए हुए है। इंजीनियर राधा कुमारी हैं, वो भी यहां पर इस सीट पर लड़ने के लिए दावेदारी कर रही हैं, महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई हैं, जिला कोषाध्यक्ष हैं आरजेडी की, तो वो जनसंपर्क भी कर रही हैं। तो अब देखना है कि कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ती है या आरजेडी इस सीट को ले लेता है या पशुपति पारस की जो पार्टी है वो कहती है कि यह सीट आप हमें दे दें गठबंधन में। कांग्रेस से अगर बात करें तो नागेंद्र कुमार विकल की चर्चा तो आती ही है। क्या अशोक कुमार अब फिर से यहां लड़ना चाहेंगे? क्योंकि फिर कुशेश्वर स्थान में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उनके बेटे अतिरेक कुमार वहां से चुनावी मैदान में उतरे थे। तो यह देखना भी दिलचस्प होगा कि यहां कांग्रेस को अगर यह सीट मिलती है तो वो यहां किसे चुनाव लड़ने के लिए देती है, या इस बार जो है पार्टी यहां से बीजेपी के सामने बदलने वाली है। ये चीजें हमें दिखती हैं। इसके अलावा अगर आप बीजेपी से बात करें तो एक वीरेंद्र कुमार का दावा तो मजबूत बनता ही है, क्योंकि पिछली बार बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी 35,744 वोटों की। लेकिन यहां पर जो एक डेवलपमेंट हुआ है,
पीताम्बर पासवान की बहू जो हैं प्रीति राज, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था, कुछ दिन गुजर चुके अब उसके, तो अब वो भी जनसंपर्क कर रही हैं और क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने जो सिटिंग एमएलए हैं वीरेंद्र कुमार, उन्हीं पर विश्वास करती है या इस बार जो है वो यहां से प्रत्याशी बदलती है। तो ये सारी चीजें हमें रोसड़ा में दिख रही हैं। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या लगभग 19.5% है, 19.53%। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 9.2%, यादव 9.5 से 10% के आसपास हैं। तो जो एमओआई का ब्लॉक बनता है वो 18 से 20% के बीच का बनता है। राजपूत यहां 4 से 4.5%, भूमिहार ब्राह्मण कह लीजिए 10 से 10.5%। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 14 से 15% के आसपास हैं। यहां पर कुशवाहा जाति के वोटर्स की संख्या अच्छी है, 9.5 से 10% के आसपास जो है। उनको भी अगर आप कोयरी और कुर्मी को मिला दें तो ये एक चंक बनता है 9.5 से 10% का। वैश्य भी 8 से 8.5% हैं, तो 18 से 19% इधर देखें तो कुल जो आपको परंपरागत वोटर्स हैं जो आमतौर पर एनडीए को वोट करते हैं वो 32-33% का है। और उधर आप देखें तो एमओआई 18 से 20% है। मंडल यहां पर अच्छी संख्या में है, सिर्फ सरनेम आप देखें तो 4.7%, मतलब 5-6% उनका भी योगदान है। और मल्लाह वोटर्स भी 6 से 7% है। तो ये वोटर्स किनको वोट करेंगे ये देखना होगा। क्योंकि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है तो क्या वो वोट ट्रांसफर करवा देंगे महागठबंधन की तरफ, और चूंकि यहां पर मंगनीलाल मंडल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या वो मंडल वोटों पर अपना जादू चलाएंगे। ये दोनों के लिए भी ये चुनाव जो है एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है कि उनको अपने आप को साबित करके दिखाना है। लेकिन अगर आप इन सब को भी जोड़ लेते हैं तो यहां पर आप अदर ओबीसी और ईबीसी जो बच जाते हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, वो 17 से 18% हैं। तो अपने परंपरागत वोटर्स के साथ जो अदर्स ओबीसी ईबीसी के 17-18% वोट हैं और जो अनुसूचित जाति के 19.5% वोट हैं, उसमें जो बड़ा चंक निकाल कर ले जाएगा रोसड़ा में जो है मुकाबला वही जीतेगा। तो रोसड़ा की जंग भी बेहद दिलचस्प होने जा रही है और किस तरह का मुकाबला होगा, कितना दिलचस्प मुकाबला होगा, उस पर हमारी नजरें टिकी होंगी। प्रत्याशी कौन होगा और सीट शेयरिंग के तहत किसे ये सीट जाएगी, हम ये आपको वक्त आने पर बताते चलेंगे। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।